आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आर्ट एंड कल्चर में 2022 में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ना, वो सारी आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। एक पेन नोटबुक साथ लेके बैठना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बहुत प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी रिसेंटली इनैगोरेट हुआ, कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में। 108 फीट का है ये। और ये किस लिए इनैगोरेट किया गया है, किसकी याद में? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी का ये स्टैचू है। ठीक है। अब नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी कौन थे? ये फाउंडर थे बेंगलोर सिटी के। इन्होंने बेंगलोर सिटी को फाउंड करा था। आपने सुना होगा, अगर आपने एयरपोर्ट्स देखे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखे, आपने एक केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुना होगा बेंगलुरु में, वो भी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है। तो जो स्टेचूज है ना, वो आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ पुराने स्टेचू भी देख लेते हैं। देखो, जैसे स्टेचू ऑफ इक्वालिटी है एक। ठीक है। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी कहां पर है? हैदराबाद में। और ये किसके लिए बनाया गया है, किसका स्टेचू है? बेसिकली ये रामानुजाचार्य जी का स्टेचू है, जिनको रामानुजा भी कहते हैं। ये क्या थे? ये बेसिकली भक्ति मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं, भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड थे। तो इनका भी एक स्टेचू है, आप याद रख सकते हो, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? रामानुजाचार्य जी के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये तो सबने सुना हुआ, वर्ल्ड का टालेस्ट जो स्टेचू है, दैट इज स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये किसके लिए है, किसका है ये स्टेचू? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनको हम क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? गुजरात में। तो ये आपने पुराने भी याद रखने। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक स्टेचू और इनैगोरेट हुआ है, स्टेचू ऑफ बिलीफ। ये लॉर्ड शिवा का स्टेचू है। कहां पर इनैगोरेट हुआ है? राजस्थान में। और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टेचू है शिवा का। कितने फीट है? 369 फीट। ठीक है, आपने ये याद रखना। नेक्स्ट, स्टेचू ऑफ पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेचू ऑफ पीस जो है, ये श्रीनगर में इसको इनॉग्रेशन की गई है, बनाया गया है। किसका स्टेचू है? स्वामी रामानुजाचार्य, वही रामानुजन जिनका स्टेचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। बेसिकली ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे ना, सैन थे, तो ये तमिलनाडु के थे और ये श्रीनगर भी गए थे, तो इसीलिए इसको एक लिंक करके पीस का स्टेचू इनका ओरिजिनेट किया गया है, इनॉग्रेट करा गया। ठीक है। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। क्या नाम है रिपोर्ट का? इंडियन टूरिज्म। ये साथ साथ आप पॉइंट नोट करोगे, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री जगदीप धनखड़ सर, इन्होंने रिलीज करी। उसमें बताया गया कि जो टॉप डेस्टिनेशन रही है ना फॉरेन टूरिस्ट की 2021 में, 22 में रिलीज हुई है तो 21 की, वो रही है महाराष्ट्र। कौन सी स्टेट, कौन सी रही है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और फिर उसके बाद तमिलनाडु, ये रही है टॉप डेस्टिनेशन रही है फॉरेन टूरिस्ट जहां पर आए। अगर हम इंडिया के डोमेस्टिक विजिटर्स की बात करें, जो डोमेस्टिक लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कहां जा गए हैं 2021 में? ताजमहल, जो कि यूपी में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और फॉरेनर्स कहां गए हैं? वो गए हैं महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। ठीक है। देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड की जो कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनकी कुछ फिजिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है, उनको वो दर्जा देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इंडिया में टोटल 40 हैं। ठीक है। और जिसमें से 32 जो है वो नेचुरल हैं, 7 जो है वो कल्चरल आ जाते हैं, तो एक जो बची वो मिक्स होती है। इस पे मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो लाऊंगा। और आप ये जो महाबलीपुरम है, ताजमहल वगैरह, ये सारे मैंने मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया में कवर करे हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कल्चरल और हेरिटेज में वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 3 इंडियन सिटी को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज यूनेस्को जो है ये निकालता है। कौन सी 3 इंडियन सिटीज को इसमें इंक्लूड करा गया? तो आपने याद रखना है वरंगल। ठीक है। वरंगल तेलंगाना में है, आपको स्टेट भी पता होनी चाहिए। और बाकी 2 जो हैं वो हैं नीलंबूर और थ्रिसूर, ये दोनों कहां पर हैं? केरला में। आपने ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। श्री महाकाल लोक कॉरिडोर जो है, ये रिसेंटली उज्जैन में, महाकालेश्वर है ना, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं हिंदुइज्म में, उसमें 3rd ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है। तो वो महाकालेश्वर जो टेम्पल है, उसके रिलेटेड एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसका नाम है श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में, और इसकी कॉस्ट आई है 800 करोड़। और ये जो श्री महाकालेश्वर टेम्पल है, ये किससे डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है। और ये एक ज्योतिर्लिंग है, 12 में से एक ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रमप्पा टेम्पल। देखो,
अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने अभी आपको बता दी 40 है टोटल इंडिया की, उसमें से 38 पहले थी, 2 रिसेंटली इसी साल ऐड हुई हैं। वो जो 2 ऐड हुई हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रमप्पा टेम्पल जिसका नाम है रुद्रेश्वरा टेम्पल भी है, ये 39 ऐड हुई है, और धोलावीरा जो है ये 40th ऐड हुई है। ठीक है, अब ये जो रमप्पा या रुद्रेश्वरा टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, आपने याद रखना है। कहां पर है? तेलंगाना में है, आपने ये भी याद रखना है। और ये किस डायनेस्टी ने बनाया था? तो ये ककाटिया डायनेस्टी है। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, हम हिस्ट्री के लेक्चर भी हैं, तो उसमें आप पढ़ोगे कि ककाटिया डायनेस्टी में ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? देखो, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हड़प्पन एक धोलावीरा एक साइट है, मतलब ये हड़प्पन साइट का पार्ट है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये कहां पर है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, और इसको रिसेंटली 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज मामलू केव। मामलू केव या इसे क्रम मामलू भी कहते हैं। ये जो केव है मेघालय की, ये इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब कोई फर्स्ट बनता है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट मामलू केव या क्रम मामलू भी कहते हैं। ये कहां पर है? मेघालय में। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जियो हेरिटेज साइट क्या होती है। देखो, कोई भी ऐसी जियोलॉजिकल फैक्टर या जियोलॉजिकल फीचर जो सिग्निफिकेंट हो, अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, उसके साथ किसी का लिंक हो, अर्थ की कैसे इवोल्यूशन हुई है, या उसकी इंपॉर्टेंस हो अर्थ साइंसेज में, मतलब जियोग्राफी जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी जगह की बहुत इंपॉर्टेंस है ना, और वो अर्थ के एवोल्यूशन से रिलेटेड है, कैसे अर्थ इवॉल्व हुई, उसको हम बोलते हैं जियो हेरिटेज साइट। मतलब कोई भी ऐसी साइट जिसकी अर्थ के एवोल्यूशन के साथ लिंक हो और वो अर्थ साइंसेज से रिलेटेड हो, मतलब उसकी स्टडी अर्थ साइंसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको बोलते हैं जियो हेरिटेज साइट। तो मामलू केव बनी है इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट। इंडिया का सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग स्टैचू, रिक्लाइनिंग होता है मतलब आराम से रेस्टिंग, लेटे हुई वाली पोजीशन नहीं होती जैसे रेस्टिंग वाली, वो रिक्लाइनिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का जो है इंडिया का सबसे बड़ा कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? तो बोध गया बिहार में। ठीक है, तो वो इनॉग्रेट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे स्टैचू जो है लॉर्ड बुद्धा का वो कहां पर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मार्क करोगे। ठीक है, और अगर मैं इसकी बता दूं, इसकी जो लेंथ है ना, तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ है 100 फीट, और ये हाइट कितनी है इसकी? 30 फीट। ये जो नया स्टेचू बना है, लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट इज मथुरा वृंदावन। आपको पता है मथुरा वृंदावन क्या है? इंडिया के लिए, हिंदुइज्म के लिए इंपॉर्टेंट रिलीजियस जो सिटी है मथुरा वृंदावन। इसको कार्बन न्यूट्रल करने का फैसला किया गया है। कब तक? 2041 तक। तो इसको कार्बन न्यूट्रल कर दिया। अब कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देखो, कार्बन अमिशन तो होगा, अभी गाड़ियां चलती हैं, व्हीकल्स चलती हैं, फैक्ट्रीज हैं, देखो डेवलपमेंट तो करनी है ना, तो कार्बन अमिशन तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और भी बहुत फैक्टर से कार्बन अमिशन होगा। बट कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितना आप कार्बन एमिट कर रहे हो ना, उतना ही कार्बन आप एब्जॉर्ब भी करो, चाहे पेड़ लगाओ, चाहे न्यू टेक्नोलॉजीज लाओ, जैसे मर्जी, जितना आप कार्बन प्रोड्यूस करोगे उतना कार्बन आपने वापस एब्जॉर्ब भी करना है। अगर आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हम इंडिया ने डिक्लेयर करा है कि वो मथुरा वृंदावन कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी? 2041 तक। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप इंडिया की सॉफ्ट पावर बताने वाला पॉइंट है कि दिवाली जो है वो अब पब्लिक हॉलीडे हुआ करी, बेसिकली स्कूल में हॉलीडे होगी पब्लिकली। कहां पर? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए की। तो यूएसए की जो एक न्यूयॉर्क प्रोविंस है वहां पर दिवाली में अब पब्लिक हॉलीडे होगी। तो देखो, ये इंडियंस वहां पर यूएसए में भी बहुत ज्यादा, और साथ में ये सॉफ्ट पावर भी बताता है इंडिया की इन यूएसए। ठीक है, और आपको दिवाली का एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ। देखो, अयोध्या में जो दिवाली पे दीप उत्सव होता है ना, ठीक है, मतलब जब दीवास डिस्प्ले होते हैं, लार्जेस्ट डिस्प्ले दीवास जो होते हैं, वो ना इंडिया ने इस बार जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि सबसे ज्यादा इस बार दीवास वहां पर जलाए गए हैं। तो कितने दीवास जलाए गए? नियर अबाउट 15 लाख, 15 लाख से भी ज्यादा, 15 लाख प्लस वहां पर दीवास जलाए गए। देखो, पिछली बार जब दिवाली हुई थी तब भी जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, इस बार उसको तोड़ के और ज्यादा जलाएंगे। तो मतलब दीवास में इंडिया जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है, दिवाली में सबसे ज्यादा दिए जलाए जाते हैं अयोध्या में। नेक्स्ट इज वुमेन फ्रेंडली एक टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये किसने स्टार्ट करा है? तो केरला गवर्नमेंट ने, आपने याद रखना है। ये साउदर्न हमारी स्टेट है केरला, और जो लिटरेसी वगैरह बहुत अच्छी स्टेट मानी जाती है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज इंडिया ने नॉमिनेट करा है गरबा को
फॉर यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज साइट के लिए। देखो गरबा को डिक्लेयर करा गया है, नॉमिनेट करा गया, अभी डिक्लेयर नहीं करा गया है, नॉमिनेट। नॉमिनेट मतलब हमने नाम नॉमिनेट करा है, अब यूनेस्को उसको डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा वो उस तक है। इनटेंजिबल साइट क्या होती है, इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट क्या होती है बेसिकली। देखो इनटेंजिबल चीज क्या होती है, टेंजिबल होती है छू सकते, जिसको आप इनटेंजिबल छू नहीं सकते। ये कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, ठीक है, कोई भी स्किल हो सकती है, मतलब जो कल्चरल हेरिटेज का पार्ट हो। जैसे कोई पूजा भी हो सकती, कोई फेस्टिवल भी हो सकता है। जैसे रिसेंटली जो कलकत्ता की दुर्गा पूजा है ना, उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया है क्या, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। तो मतलब आप दुर्गा पूजा को आप छू तो नहीं सकते, ये एक फेस्टिवल है, तो ये इंटेंजिबल पार्ट में आ जाता है। जैसे योगा हो गया, वेदास को गाना, वैदिक चैंटिंग जो हिंदू रिलीजन में मानी जाती है, ये सारी इंटेंजिबल्स हैं। तो टोटल इंडिया में कितनी इंटेंजिबल यूनेस्को इंटेंजिबल साइट में इंडिया की कितनी आती हैं, 14 आती हैं, ठीक है। तो अभी 15 नाम नॉमिनेट किया गया है गरबा के लिए। गरबा क्या है, एक फोक डांस है गुजरात का। अब यूनेस्को इसको अलो करती है तो ये 15th बन जाएगी। और रिसेंट 14th कौन सी थी, ये भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, कोलकाता की दुर्गा पूजा। ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है वहां पर, रिलीजियस, ठीक है, कोलकाता दुर्गा पूजा। नेक्स्ट इज श्रीनगर को अभी यूनेस्को नेटवर्क ऑफ फॉर क्रिएटिव लिस्ट में इसका नाम आया है, किसका, श्रीनगर का। देखो अब ये जो यूनेस्को नेटवर्क फॉर क्रिएटिव सिटीज है ना, किसी भी क्रिएटिव वर्क के लिए दिया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे श्रीनगर जो आया ना, वो पता है किसके लिए आया, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए, ठीक है, क्राफ्ट्स के लिए और फोक आर्ट के लिए। पूरे इंडिया की 4 क्रिएटिव सिटीज मानी जाती हैं यूनेस्को में, 4 सिटीज मानी जाती हैं, ठीक है। इसमें अगर हम फोक आर्ट की बात करें और क्राफ्ट की बात करें, उसमें श्रीनगर अभी जो रिसेंट ऐड हुई है उसके साथ है जयपुर। कौन सी है, जयपुर। जयपुर और श्रीनगर मानी जाती है किसके लिए, क्राफ्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट चीजों के लिए, जैसे शॉल्स वगैरह बहुत सारी चीजें बनती है, इसी तरह जयपुर में भी बनती हैं, और फोक आर्ट के लिए। इसी तरह अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में 2 हैं, एक वाराणसी, बनारस भी जिसे आप कहते हो, वाराणसी, और दूसरा चेन्नई इन तमिलनाडु, ठीक है। तो टोटल 4 हैं क्रिएटिव सिटी। रिसेंट श्रीनगर है। श्रीनगर किस कैटेगरी में आती है, तो आप ये भी याद रखना है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में इसको बोला गया। जयपुर भी उसी में आती है, और म्यूजिक के रिलेटिव वाराणसी और चेन्नई है, तो ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली 40th एडिशन हुआ है हुनर हाट का, ठीक है। हुनर हाट बेसिकली क्या है, ये फेस्टिवल किया जाता है, इनॉग्रेट किया जाता है, मतलब कि क्या बताने के लिए कि जो हमारा लोकल आर्टिसंस है ना, और लोकल आर्टिस्ट और लोकल जो क्राफ्टमैन है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसको शो किया जाता है बेसिकली हुनर हाट में। जो लोकल क्राफ्टमैन, जैसे हैंडीक्राफ्ट चीजें होती हैं लोकल लोगों की, उनको शो किया जाता है। इसका रिसेंटली 40th एडिशन हुआ, कहां पर हुआ, मुंबई में। तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है वोकल फॉर लोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ये इस बार की थीम थी। और अगर आपको पूछे 41 जो होना है, 41 कहां पर होना है एडिशन, 41 एडिशन होगा यूपी में, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब इसी साल होगा, अब आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज। देखो लिविंग रूट ब्रिज क्या है, वहां पर बेसिकली क्या होता है, मेघालय में आप जाके देखोगे ना, वहां पर ये क्या है कि जैसे ये पेड़ है ना, अगर ये एक पेड़ है, इसके साथ अगर एक और कोई पेड़ है, ये 2 पेड़ में से शाखाएं निकल निकल के ना ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ब्रिज की फॉर्मेशन ले लेते हैं, एक ब्रिज तरह का बन जाता है। दैट इज नोन एज लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। एक ब्रिज बन गया है रूट्स की वजह से, ये जो पेड़ की शाखाएं जुड़ जुड़ के एक ब्रिज बना देते हैं। इसको बोला गया, इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है। देखो पहले यूनेस्को क्या करता है, किसी चीज को टेंटेटिव लिस्ट में डाल देता है, उसके बाद में अगर अच्छा हो तो उसको किस में डाल देते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है। अभी तो 40 साइट्स है ना, अभी ये टेंटेटिव लिस्ट में है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया नहीं गया। और भी रिसेंट अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, एक अभी 3 चीजों को और भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। वो कौन सी थी, एक शॉर्ट वीडियो है, आप वहां पर भी देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन मैंने वहां दी है। एक मैं आपको बता देता हूँ, एक सन टेम्पल है, सन टेम्पल कहाँ वाला, गुजरात का, मोढेरा गुजरात में एक सन टेम्पल है, इसको भी रिसेंटली ऐड किया गया है। फिर गुजरात का एक टाउन है वडनगर टाउन, जो अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है, उसको भी डाल दिया गया है। और थर्ड जो है उनाकोटी, उनाकोटी क्या है, उनाकोटी त्रिपुरा में है, ठीक है। यहाँ पर ना क्या है कि रॉक कट स्कल्पचर है, भगवान शिवा के रॉक को काट काट के स्कल्पचर बनाए गए। इन तीनों को भी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया, तो बहुत जल्दी इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। और ये जो मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज है ना, इसको वो मेघालय में लोकल एरिया में क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, किंग, ठीक है,
किंगजरी, किंगजरी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का आप देख लो, बट इसको बोलते हैं जिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आसुरगढ़ फोर्ट जो है ये उड़ीसा का है, इसको बोला गया है कि ये उड़ीसा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। उड़ीसा का सबसे पुराना फोर्ट जो है वो आसुरगढ़ फोर्ट है। ये 9th सेंचुरी बीसी को बोला गया है, ये 9th सेंचुरी बीसी का है, जो आयरन एज थी तब, ठीक है। अब ये कैसे पता चला, इसको मतलब पता करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज की होगी, तो इसको यूज पता किया गया बाय कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड। अब कार्बन डेटिंग मेथड होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, कार्बन का आइसोटोप आपको पता है 612, ये तो पता है कार्बन, ये कार्बन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी भी जैसे ग्रेफाइट, डायमंड है, हम लोगों के अंदर भी कार्बन है, वो सारा कार्बन 612 होता है, ठीक है, ये स्टेबल आइसोटोप है। बट कार्बन का एक और आइसोटोप होता है 614, ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, मतलब ये क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता रहता है। देखो आप सपोज करो वहां पर जो फोर्ट है उसके अंदर ये कार्बन 614 हुआ होगा, ठीक है, ये कार्बन 614 रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और इसका हाफ लाइफ पीरियड खत्म हो रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ खत्म हो रही है। तो बेसिकली ये जो रेडिएट कर रहा है इसकी हाफ लाइफ हम कैलकुलेट करते हैं, ये फिजिक्स में आप इन डेप्थ पढ़ोगे, इसकी लाइफ कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम से ये वहां पर है, क्योंकि ये तो डिके हो रहा है, डिके होते होते आप देखेंगे कितना बच गया, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितनी साल पहले तक प्रेजेंट था, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो सेटलमेंट है ये कब थी। तो ये 9th सेंचुरी एडी में, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। इसी तरह रेडियो एक्टिव डेटिंग भी होती है, बहुत सारे मेथड होते हैं, यूरेनियम डेटिंग भी होती है। उसमें क्या होता है कि हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो देखते हैं वो कितना डिके में टाइम लगाएगा, और उसके डिके टाइम से पता चल जाता है हमें वो कब डिके होना शुरू हुआ था, ठीक है, देखते हैं ना कितना बच गया और देखते हैं कब शुरू हुआ होगा, तो उससे हमारे उसका टाइम पता चल जाता है। ये बहुत डीप है, इतना डीप आपको नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए कि मेथड क्या है। नेक्स्ट इज आनंगतल लेक। आनंगतल लेक ये कहां पर है, दिल्ली में, महरौली दिल्ली में। इसको अभी डिक्लेयर करा है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर हुआ है तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी इनहेंस हो जाती है, ज्यादा एफर्ट किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैगजीन आपको पता है ना, टाइम मैगजीन कहाँ की मैगजीन है, न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क की मैगजीन है ये, ठीक है, न्यूयॉर्क की मैगजीन है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए का। अभी रिसेंटली जिसने दिवाली को वहां की मैगजीन है, ये इंपॉर्टेंट चीजों पे लाते रहते हैं, जैसे ये बताते हैं वर्ल्ड का रिचेस्ट कौन है, तो ये टाइम मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने अभी एक लिस्ट निकाली, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लिस्ट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड की 50 प्लेसेस को बताया कि ये ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं। कोई ना कोई जो प्लेस थी वो किसी ना किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंस रखती थी। इंडिया की कौन सी सिटी को बोला गया, एक अहमदाबाद को, सिटी में अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है, गुजरात की कैपिटल है ना, आपको पता है, अहमदाबाद। और सेकंड एक स्टेट को बोला गया, हमारी कौन सी स्टेट को बोला गया, केरला को। इन दोनों को बोला गया कि ये इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट लिस्ट ऑफ प्लेसेस में आते हैं वर्ल्ड की। अब क्यों बोला गया केरला को, इसलिए बोला गया क्योंकि केरला को बोला गया कि ये इको टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म का हॉटस्पॉट है, मतलब इको टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, हॉटस्पॉट इसको बोला गया, इसको इस लिस्ट में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, अहमदाबाद को क्यों रखा गया, अहमदाबाद को बोला गया सिटी ऑफ हायर लर्निंग, सिटी ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है, इस लिस्ट इसमें इसको बोला गया कि ये ग्रेटेस्ट प्लेसेस में आती है। आपने याद है केरला को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट और अहमदाबाद को सिटी ऑफ हायर लर्निंग। और साथ में इसी लिस्ट में इन्होंने जो अहमदाबाद है उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए बोला कि अहमदाबाद इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी, और इसको बोला गया मक्का, ठीक है, इंडिया का मक्का है ये। मक्का क्या है आपको पता है ना, मक्का मदीना, कल रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इस्लाम के लिए। तो इंडिया का अगर कल्चरल टूरिज्म की बात करें तो इंडिया का मक्का बोला गया अहमदाबाद को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो भी करेंट हुए हैं 2022 में। इसके साथ मैंने आर्ट एंड कल्चर में, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें जो भी रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए आप वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल हमारा इनिशियल स्टेज पे है। और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का हमने टारगेट बैच स्टार्ट करा है, और भी आप किसी भी एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉलिटी के लेक्चर हैं, हिस्ट्री, कंप्यूटर, जनरल साइंस, सब पे लेक्चर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट को वॉच करें और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर डेली क्विज होता है 8 बजे, प्लस पीडीएफ भी वहीं हम शेयर करते हैं, ठीक है। Thank you so much for watching.